साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग विज़न आईएएस के टेस्ट देख रहे हैं। ये हिंदी माध्यम का तीसरा टेस्ट है पीटी 2023 के लिए। दो टेस्ट में से जो है 8 पार्टों में उसको बांटा गया है। हम लोग 25-25 प्रश्नों को देखते हैं हर वीडियो में, क्योंकि अगर पूरे 100 प्रश्नों को करेंगे तो वीडियो लगभग 2 से 3 घंटे का हो जाएगा और आप लोग उतना देखेंगे भी नहीं और बोर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो 25-25 प्रश्नों को इसलिए भी शामिल किया जाता है क्योंकि सारे प्रश्न समझ में आए। ठीक है, सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन भी मैं देता हूँ। ठीक है, तो ये तीसरा जो है तीसरे पार्ट का जो है तीसरे टेस्ट का पहला पार्ट होगा। तो तीसरे टेस्ट के पहले पार्ट में जो है आज जैसे कि पहला पार्ट है तो बता देता हूँ कि इस वीडियो में ज्योग्राफी के पूरे जो है चारों पार्ट में जो है ज्योग्राफी पूरा देखा जाएगा। ज्योग्राफी का पहला पार्ट, ठीक है। ये जो है तीसरा टेस्ट सीरीज़ है। तीसरे टेस्ट सीरीज़ में ज्योग्राफी का पहला पार्ट है और फिर चौथे टेस्ट सीरीज़ में ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हम लोग इसमें पहले पार्ट में क्या क्या शामिल करेंगे वो देख लेते हैं और साथ साथ इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल किए जाते हैं। ठीक है, जैसा पिछले वीडियो में हो चुका है। पिछले वीडियो में करंट अफेयर्स में क्या था कि फरवरी और जनवरी, जो पहला टेस्ट था उसमें जो है जनवरी के करंट अफेयर्स थे, दूसरे टेस्ट में फरवरी के करंट अफेयर्स थे और ये तीसरा टेस्ट है। तीसरे टेस्ट में जो है मार्च का करंट अफेयर्स है। ठीक है, टेस्ट पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। जो मेरा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है उसमें मैं डाल देता हूँ, उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ जो है दोनों टेस्ट सीरीज़ मैंने डाल दी हैं, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने जो है आर के लिए जो टेस्ट सीरीज़ शुरू की है उसकी जो है, और हिंदी के लिए जो टेस्ट सीरीज़ शुरू की है वो भी वहाँ टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी, मैंने वहाँ अपलोड कर दी है। ठीक है, तो दूसरे ये जो टेस्ट तीसरा जो ये टेस्ट शुरुआत कर रहे हैं आज हम ज्योग्राफी की, उसमें हम क्या क्या देखेंगे। उसमें देखेंगे फिजिकल जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, सिलेबस का जानना यूपीएससी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप सिलेबस को नहीं ठीक से समझेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, जब तक आप यूपीएससी का सिलेबस ढंग से देखेंगे नहीं कि क्या क्या एक्चुअल में पूछता है यूपीएससी, तब तक आप जो है यूपीएससी के प्रश्नों को समझ नहीं पाएंगे, सिलेबस समझ नहीं पाएंगे, तो आप क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो नहीं चीज़ समझ पाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व की भौतिक भूगोल, जिसमें देखेंगे सोलर सिस्टम एंड द अर्थ एंड बेसिस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। साथ साथ जियोमॉर्फोलॉजी देखेंगे, क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे, ओशियनोग्राफी देखेंगे, सॉइल्स देखेंगे, नेचुरल हज़ार्ड एंड डिज़ास्टर देखेंगे, कॉन्टिनेंट्स देखेंगे। कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, लैंड्स, क्लाइमेट, रिसोर्सेज एक्सेट्रा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सारी चीज़ों को कॉन्टिनेंट्स में हम देखेंगे। अब फिजिकल ज्योग्राफी आप इंडिया में क्या देखेंगे, वो तो विश्व की हो गई। ये भारत की जो है भौतिक भूगोल में क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन, जिसमें लोकेशन, एरिया एंड बाउंड्रीज देखेंगे। साथ साथ देखेंगे स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, जिसमें फिजियोग्राफिक डिवीज़न देखेंगे। साथ साथ हम ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। उसके अलावा वेदर, क्लाइमेट एंड सीज़न देखेंगे। साथ साथ सॉइल भी देखेंगे। नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 पार्टों में लेक्चर होगा जैसे सभी रहे हैं। उसके अलावा हम लोग मार्च के करंट अफेयर्स भी देखेंगे पूरे वीडियो में। ये चारों पार्ट जब आएंगे तो चारों पार्टों में मार्च के भी करंट अफेयर्स आपको शामिल कर दिए गए हैं इसमें, तो वो भी देखेंगे। ठीक, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको पता चलते रहे। यह टेस्ट पूरी तरह से निःशुल्क होता है, आप जानते ही हैं। जितने भी टेस्ट चल रहे हैं और निबंध की भी कक्षाएं चल रही हैं, आप वो जाके देख लीजिए। जो विकास सर ने पढ़ाया है वो मैं पढ़ा दिया हूँ, साथ साथ वो भी चल रही है, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों को जब हम देखेंगे इस प्रश्न पत्र में, तो हमारे लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देख रहे हैं। मार्च का करंट अफेयर्स भी है, फरवरी के उसमें करंट अफेयर्स रहे हैं पहले 2 जो है टेस्ट सीरीज़ में। आज हम मार्च का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे, मार्च के करंट अफेयर्स देखेंगे, सॉरी।
तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। 25 प्रश्न इसमें शामिल किए जाएंगे, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए, लिखा है, पहला ही प्रश्न है, इस मृदा का विकास दक्कन के पठार के दक्षिण तथा पूर्वी भाग के कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। यह मृदा सामान्यतः उपजाऊ होती है, जबकि शुष्क ऊपरी क्षेत्रों में मोटे कणों वाली संरचना के कारण इसकी उर्वरता कम होती है। इसमें सामान्यतः ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। अब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इससे पूछा गया है कि उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को संदर्भित करता है। अगर आप जानते होंगे कि ऐसी कौन सी मृदा है जिसका विकास दक्कन के पठार के दक्षिण तथा पूर्वी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है। यह रवेदार आग्नेय चट्टान में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ जो है रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। यह मृदा सामान्यतः उपजाऊ होती है, साथ साथ यह शुष्क ऊपरी क्षेत्रों में मोटे कणों वाली संरचना के कारण इसकी उर्वरता में कमी होती है। इसमें ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ऐसी कौन सी मृदा है? तो वो होती है मृदा जो है हमारी लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो लाल और पीली मृदा जो है, लाल मृदा का विकास जो है दक्कन के पठार के दक्षिण तथा पूर्वी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में होता है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट के गिरिपद क्षेत्र में, कहाँ? गिरिपद क्षेत्र में एक लंबी पट्टी में लाल दोमटी मृदा पाई जाती है, ठीक है। पश्चिमी घाट के गिरिपद क्षेत्र में लंबी पट्टी में लाल दोमटी मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के कुछ भागों में और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लाल मृदा और पीली मृदा के बारे में ये स्टेटमेंट रहा है, ठीक। इसमें जो है ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, जैसा मैंने ऊपर बताया, ठीक है। ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही खेलो इंडिया योजना। देखिए, मार्च का करंट अफेयर्स है। सुर्खियों में रही खेलो इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है हमारा, इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। यह भी सही है, ठीक है। यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, तो ये भी सही है हमारा, ठीक है। अब इसमें इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। 29 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के 375 जिलों में, कितने जिलों में? 375 जिलों में 478 खेलो इंडिया के केंद्रों, कितने केंद्र? 478 केंद्र, ठीक है। 478 केंद्र, 375 जिलों, ठीक है, जिलों में खेलो इंडिया केंद्रों की स्वीकृति प्रदान की गई है। खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। इसके लिए देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत संरचना का निर्माण किया जाएगा, ताकि भारत खेलों में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके, ठीक है। यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। जैसा मैंने बताया, यह कार्यक्रम खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, ठीक है। इसका उद्देश्य देश के सभी जिलों में 1000 KIC यानी खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करना है। कितना? 1000, ठीक। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मृदा के संदर्भ में पूछ रहा है, तो
कौन सा स्टेटमेंट सही है, पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। पहला है यह मृदा उत्तरी मैदानों एवं नदी घाटियों में विस्तृत है, नदी घाटियों में विस्तृत है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है यह जो मृदा होती है वह काली मृदाएं नहीं बल्कि जलोढ़ मृदाएं। कौन सी? जलोढ़। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये जलोढ़ मृदाओं का स्टेटमेंट है, ठीक है, जलोढ़ मृदा का स्टेटमेंट है। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदानों एवं नदी घाटियों तक में विस्तृत है, ठीक है, विस्तृत है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में पाई जाती हैं। कितने भाग में? 40% भाग में, ठीक है, जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है यह मृदा गीली होने पर फूल जाती है तथा चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो काली मृदा होती है वो गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूखने पर सिकुड़ जाती है। इस प्रकार मतलब शुष्क ऋतु में, यानी मतलब गर्मियों के मौसम में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसमें स्वतः जुताई हो गई हो, अतः इसीलिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसे कहते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है नमी के धीमे अवशोषण और नमी की क्षय के इस विशेषता के कारण काली मृदा एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है काली मृदा में, ठीक है, जिसके कारण फसलों विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे फलती फूलती रहती हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। चीन तुल्य जलवायु के बारे में बात हो रही है। तो चीन तुल्य जलवायु के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो थोड़ा जानते होंगे। तो पहला स्टेटमेंट है तटवर्ती व्यापारिक पवनों का वर्ष भर प्रभाव। दूसरा है वर्षा का एक समान वार्षिक वितरण। कौन सा कथन सही है? तो पहला हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक। क्यों? क्योंकि बिना किसी मानसूनी परिवर्तन के पूरे वर्ष तटवर्ती व्यापारिक पवनों से प्रभावित रहती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है क्योंकि वर्षा का एक समान वितरण देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ष वर्षा का एक समान वितरण होता है। मध्य चीन के भीतरी भागों को छोड़कर, मतलब जो मध्य चीन होता है उसके भीतरी भागों को छोड़कर जहाँ एक अलग शुष्क मौसम होता है, अन्य भागों में प्रतिमाह वर्षा होती है, ठीक है। वर्षा या तो संवहनीय यानी कन्वेंशनल होती है प्रकार से या ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय यानी ओरोग्राफिक प्रकार से अथवा शीत ऋतु में अवदाबों यानी डिप्रेशन के कारण होने वाली वर्षा के रूप में होती है, ठीक है। इसे कभी कभी खाड़ी प्रकार या नटाल प्रकार की जलवायु के रूप में जाना जाता है। नटाल, ठीक है, नटाल प्रकार की जलवायु के रूप में जाना जाता है, याद रखेगा। इस प्रकार की जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी सीमाओं पर उष्ण समशीतोष्ण अक्षांशों में उष्ण कटिबंध के ठीक बाहर पाई जाती है, ठीक, याद रखेगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तापमान व्युत्क्रमण के बारे में जानते हैं आप, ठीक है। चलिए, नदियों की सुबह तापमान के व्युत्क्रमण के कारण घना कोहरा होता है। बिल्कुल सही है। नदियों की सुबह जो है तापमान के व्युत्क्रमण के कारण घना कोहरा होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं और धूल कण व्युत्क्रमण स्तर से नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाते हैं, ठीक है, जिनसे वायुमंडल का निचला स्तर भर जाता है। इससे सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की रचना सामान्य घटना है, ठीक है। यह व्युत्क्रमण कुछ ही घंटों तक रहता है। सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ यह समाप्त हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। अगला स्टेटमेंट है यह मैदानी इलाकों की एक विशेषता है और यह पर्वतीय इलाकों में नहीं दिखाई देती। बिल्कुल गलत है।
क्योंकि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में वायु अपवाह के कारण व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ नहीं दिखाई देती है लिखा है। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में ठंडी हुई गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती है तथा ढाल के साथ ऊपर से नीचे उतरती है। यह घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है। इसे वायु अपवाह यानी एयर ड्रेनेज कहते हैं। यह पाले से पौधों की रक्षा करती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा कथन है, भारत में विश्व के स्थलीय क्षेत्र का 3% से अधिक भाग है। कितना? 3% से अधिक भाग है। सॉरी दोस्तों, ये 3 नहीं 20 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 20%। ठीक है, 20% से अधिक भाग है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो ये भारत में विश्व के स्थलीय क्षेत्र का 20% से अधिक भाग है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। 20% से अधिक भाग नहीं है, बल्कि 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व के स्थलीय क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग आच्छादित करता है। यह विश्व का 7वां सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, पहला गलत है, 20% नहीं 2.4%। ठीक है, 2.4% भूभाग आच्छादित करता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 60 डिग्री है। गलत है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री, 60 नहीं। ये जो 60 यहाँ लिखा हुआ है वो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 30 डिग्री है। ठीक, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 13 अंश उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से 97 डिग्री 24 अंश पूर्व देशांतर तक विस्तृत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा जो है प्रश्न है, कथन है, ऊर्जा के संवहनी स्थानांतरण की प्रक्रिया मुख्यतः क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहती है। ऊर्जा की संवहनी स्थानांतरण की प्रक्रिया मुख्यतः क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहती है। दूसरा है, मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में दैनिक परिवर्तन केवल अभिवहन के कारण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में दैनिक परिवर्तन केवल अभिवहन के कारण होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, ऊर्जा के संवहनी स्थानांतरण की प्रक्रिया मुख्यतः क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के संपर्क में आई हुई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है। ठीक है, और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल में लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। यह याद रखिएगा, केवल क्षोभ मंडल तक। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसको ध्यान भी रखना है। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। ठीक है, और लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में होने वाले परिवर्तन केवल अभिवहन के कारण होते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी
भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी अभियान का परिणाम है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपीय खंड की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। भारतीय प्रायद्वीपीय खंड के बारे में देखना है। यह मुख्य रूप से प्राचीन नाइम और ग्रेनाइट शैलों से बना है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह मुख्य रूप से प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट शैलों से बना है। क्या? भारतीय प्रायद्वीपीय खंड। क्यों? भारतीय प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट शैलों से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबा होने तथा कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है, पश्चिम में थार मरुस्थल और पूर्व में कार्बी एंगलांग पठार इसके विस्तार हैं। बिल्कुल सही है। भारतीय प्रायद्वीपीय खंड में पश्चिम में थार मरुस्थल और पूर्व में कार्बी एंगलांग पठार इसके विस्तार हैं। ठीक, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इनके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलांग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इस खंड के विस्तार हैं। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश पूर्वोत्तर भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। ठीक, राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं का संचलन किसके द्वारा होता है? तो महासागरीय धाराओं का संचलन जो होता है पवनों की गति से होता है, समुद्र की लवणता से और कोरियोलिस बल से। यानी तीनों ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, तीनों ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, याद रखिएगा, महासागरीय धाराओं का जो संचलन होता है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है? वो पवनों की गति द्वारा भी होता है, समुद्र की लवणता से भी होता है और कोरियोलिस बल से भी होता है। ठीक, याद रखिएगा, तीनों हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा में जैविक पदार्थों के अपघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? मृदा में जैविक पदार्थों के अपघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो देखना है। ठीक है, तो हमारा देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, ऑक्सीजन अपघटन की प्रक्रिया को तीव्र करता है। बिल्कुल सही है। ये पूछ रहा है मृदा में जैविक पदार्थों के अपघटन के संदर्भ में। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपघटन की प्रक्रिया को जो है तीव्र कर देता है। ठीक, ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि अपरद नाइट्रोजन से भरपूर है तो अपघटन तीव्र होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। यदि अपरद जो है नाइट्रोजन से भरपूर होता है तो अपघटन तीव्र हो जाता है। तीसरा है, मृदा का पीएच अपघटन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बिल्कुल, पीएच जो है अपघटन की प्रक्रिया को प्रभावित भी करता है। ये भी सही है। शीत तापमान अपघटन की प्रक्रिया को तीव्र करता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, शीत तापमान अपघटन की प्रक्रिया को तीव्र करता है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है जो है। क्यों? क्योंकि शीत तापमान अपघटन की प्रक्रिया को बाधित करता है तथा मृदा में जैविक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। उष्ण तापमान सूक्ष्म जीवों को सक्रिय बनाता है तथा अपघटन की प्रक्रिया को तेज करता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात हो रही है, तो देख लेते हैं कौन सा प्रश्न हमारा सही है,
स्टेटमेंट सही है। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, सही नहीं है। देखिए यही ध्यान देने की हमको ज़रूरत है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक अविरत स्थिर खंड है जो किसी भी भ्रंश या अपसारी सीमा से विहीन है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है प्रायद्वीपीय भारत में 5 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं, ये याद रखिएगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी नदी। ठीक। इस भूभाग का आकार स्थूल रूप से त्रिभुजाकार है। किस तरह है? त्रिभुजाकार है। ठीक। तथा इसकी आधारिक संरचना उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग के दक्षिणी छोर से मिलती है। त्रिकोणीय पठार का सर्वाधिक उच्च शीर्ष तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। किधर बहती हैं? पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर जो है प्रायद्वीपीय नदियां अधिकांश बहती हैं। और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय की सामान्य ढाल प्रवणता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? प्रवणता को दर्शाती है। नर्मदा, ताप्ती, कौन कौन सी नदियां? नर्मदा, ताप्ती। कई बार पूछा गया है, इतनी बार ये सवाल पूछा गया है तो कि आपको रट जाना चाहिए। नर्मदा, ताप्ती इसका अपवाद है, जो अपसारी सीमा के कारण निर्मित हुई ब्रंज घाटियों में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर जो है प्रायद्वीपीय नदियां बहती हैं, लेकिन 2 अपवाद हैं, नर्मदा, ताप्ती, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम तथा स्थिर भू आकृतियों में से एक हैं। ठीक। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, इसका निर्माण पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य प्रवणता के साथ हुआ है, बिल्कुल सही है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसका जो है अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है। इस पठार को प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से एक विस्तृत दरार पृथक करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ये क्षैतिज संस्तर वाली शैलों द्वारा निर्मित होते हैं तथा पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के संचलनों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं। ये अवनत क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक व्यापक प्राकृतिक निम्न भूमियों का निर्माण करते हैं। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, किसका सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया है किसका सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। ये क्षैतिज संस्तर वाली शैलों द्वारा निर्मित होते हैं, भू प्रॉपर्टी की पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के संचलनों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं। ये अवनत क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक व्यापक प्राकृतिक निम्न भूमियों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं? तो ये हैं हमारे संरचनात्मक मैदान। कौन से हैं? संरचनात्मक मैदान। संरचनात्मक मैदान क्या होते हैं कि ये विश्व के संरचनात्मक रूप से अवनत क्षेत्र हैं जो पृथ्वी की सतह पर सबसे व्यापक प्राकृतिक निम्न भूमियों का निर्माण करते हैं। वे क्षैतिज संस्तर वाली शैलों से निर्मित होते हैं और पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के संचलनों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं। इसमें रसियन प्लेटफॉर्म, संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल मैदान और ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय निम्न भूमि जैसे विशाल मैदान शामिल हैं। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अगर कोई पूछे कि पेनी प्लेन क्या है, अगर पेनी प्लेन पूछे तो पेनी प्लेन क्या है, तो पेनी प्लेन जो है अपरदन के कारकों द्वारा निर्मित एक अपरदन जन्य मैदान है। नदियाँ, वर्षा, हिम और पवनें पृथ्वी के धरातल की अनियमितताओं को सही करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार के मैदान लगभग समप्राय होते हैं, इसलिए इन्हें पेनी प्लेन कहा जाता है। ठीक। अब पदस्थली क्या है? पदस्थली अगर कोई पूछे तो पदस्थली क्या है, तो पदस्थली यह भी अपरदन द्वारा निर्मित एक मैदान है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्वतः होने वाले अपक्षय द्वारा पर्वतों की ढाल अपक्षयित हो जाती है।
जिससे मंद ढाल वाले पेडिमेंट या पदस्थली का निर्माण होता है, किंतु तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ रह जाती हैं, जिन्हें इंसेल बर्ग कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अब कोई पूछे तटीय मैदान क्या है, तो तटीय मैदान का भी जान लीजिए क्या है। तटीय मैदान क्या होते हैं? ये निक्षेपित मैदान होते हैं। तटीय क्षेत्रों में प्रायः लहरें और पवनें समुद्र तट से पदार्थों, मिट्टी, रेत या गोल पत्थरों को स्थल की ओर लाती है। ठीक है, उन्हें तटीय मैदानों में निक्षेपित कर देती है, जिससे समुद्र, दलदल, पंक मैदान, ज्वार और ज्वार नदमुखीय निम्न भूमियों का निर्माण होता है। ठीक है, तटीय मैदानों में तो सारे जो है बता दिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, परत अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परत अपरदन के बारे में जानना है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, या भारी वर्षा के बाद समतल भूमि पर होता है। परत अपरदन बिल्कुल सही है। परत अपरदन जो होता है ये भारी वर्षा के बाद समतल भूमि पर होता है। ठीक, परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है और इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई नहीं देता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह मृदा को महीन और अधिक उपजाऊ शीर्ष परत को हटा देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि यह अधिक हानिकारक होता है, क्योंकि इससे मृदा की महीन और अधिक उर्वरक जो शीर्ष परत होती है वो हट जाती है। जैसे मान लीजिए ये खेत है हमारा, खेत में ये जो ऊपरी परत होती है हमारी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो ये बह गई। ठीक है, जब बह जाती है तो एक वो परत बह गई तो जो सबसे उपजाऊ ऊपरी परत ही होती है, जब वो बह जाएगी बारिश के पानी के साथ, तो जो निचली परत होती है वो कम उपजाऊ होती है, तो वो दिखने लग जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह इसके कारण उत्खात भूमि स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है अवनलिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनलिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। जिस प्रदेश में अवनलिकाएं और अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिलीभवन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? शिलीभवन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो हमारा स्टेटमेंट है, यह तलछट के ठोस होने के माध्यम से शैलों के निर्माण की प्रक्रिया है। बिल्कुल यही सही है, यही शिलीभवन को जो है सर्वोत्तम वर्णन करता है, या तलछट के ठोस होने के माध्यम से शैलों के निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा कि जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, सेडिमेंट्री अथवा अवसादी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। ठीक है, पृथ्वी की सतह की अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ठीक, ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेपण होता है। सघन एवं ठोस होकर ये निक्षेपित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन, जिसे लिथिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब सघन एवं ठोस होकर निक्षेपित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं और यही प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारण बालुकास्म शैल जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है,
प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर पूर्वी जेट धारा का आरंभ होना। दूसरा है हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र में उच्च वायुदाब का विकास होना। भारत में शीत ऋतु के दौरान उपर्युक्त में से कौन सी मौसमी परिघटनाएं देखी जाती हैं? शीत ऋतु के दौरान पूछा जा रहा है, तो शीत ऋतु के दौरान ऐसी कौन सी परिघटनाएं होती हैं जो ऊपरी जो है स्टेटमेंट से मिलता हो। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर पूर्वी जेट धारा का आरंभ होना। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। पूर्वी जेट धारा जो है ग्रीष्म ऋतु के दौरान जून माह में, ना कि ये शीत ऋतु जो दिया हुआ है ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में ये बात हो रही है जो कि जून में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान जून माह में प्रायद्वीपीय के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है पूर्वी जेट धारा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र में उच्च दाब का विकास होना। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि शीत ऋतु में मौसमी परिघटनाओं में क्या होता है कि हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र में उच्च दाब की स्थिति विकसित होती है। ठीक, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा पूर्वी जेट धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी नहीं, पूर्वी जेट धारा के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। पहला कथन है दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान पूर्वी जेट धारा की ओर स्थानांतरित होती है। कथन गलत है। क्यों? क्योंकि जून माह में प्रायद्वीपीय के दक्षिणी भाग में एक पूर्वी जेट प्रवाह अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थिर हो जाता है। पूर्वी पवनें सामान्य तौर पर ऊपरी वायुमंडल में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर तक विस्तारित नहीं होती हैं। इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान पूर्वी जेट धारा का प्रवाह उत्तर की ओर बढ़ता दिखाई देता है। ठीक है, उत्तर की ओर, ना कि पूर्व की ओर। दूसरा स्टेटमेंट है पूर्वी जेट धारा भारत के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को लाने हेतु उत्तरदायी है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। पूछा भी गया है कि पूर्वी जेट धारा भारत में कौन से चक्रवातों को लाने के लिए उत्तरदायी होती है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को लाने के लिए उत्तरदायी होती है। पूर्वी जेट धारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्र भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वानिकी का प्रकार दिया हुआ है, एक तरफ अर्थ दिया हुआ है और पूछा है कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, कृषि वानिकी पहला है। कृषि वानिकी एक ही भूमि पर वृक्षों और कृषि फसलों को उगाना, तो हमारा पहला जो है स्टेटमेंट सही है। दूसरा है फार्म वानिकी, अपनी कृषि भूमि पर व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाना, तो दूसरा भी सही है। फार्म वानिकी क्या होती है? अपनी कृषि भूमि पर व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाना। तीसरा है शहरी वानिकी। शहरी वानिकी क्या होता है? शहरी केंद्रों और उनके आसपास सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व वाली भूमि पर वृक्ष लगाना, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वार भाटा के बारे में बातचीत हो रही है। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रत्येक 24 घंटे की अवधि में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं। बिल्कुल सही है। ज्वार भाटा तो बहुत आसान है, आप पढ़े भी होंगे, कई बार पढ़े होंगे।
ठीक है, ज्योग्राफी का पहला ही चैप्टर है। तो प्रत्येक 24 घंटे की अवधि में 2 उच्च ज्वार भी आते हैं और 2 निम्न ज्वार भी आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है ज्वार भाटा पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की स्थिति के कारण घटित होते हैं। बिल्कुल सही है, ज्वार भाटा जो आते हैं वो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के कारण जो है आते हैं। तीसरा है ये ज्वार नदमुखों को प्रदूषित जल को हटाने में सहायता करते हैं। बिल्कुल, ज्वार नदमुख में जो प्रदूषित जल होते हैं उनको हटाने में ये ज्वार भाटा सहायता करते हैं। तो तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बोल्ट्जमैन पदक। बोल्ट्जमैन पदक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है यह सांख्यिकीय भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए 3 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है, यह सांख्यिकीय भौतिकी में, ठीक है, किसमें, सांख्यिकीय भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है सीवी रमन यह पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और पुणे के भारतीय विज्ञान शिक्षा और एवं अनुसंधान संस्थान IISER में प्रतिष्ठित प्राध्यापक के पद पर कार्यरत एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी दीपक धर, किसको, दीपक धर, याद रखिएगा, दीपक धर को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक के लिए चयनित किया गया है। इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित होने वाले वह पहले भारतीय हैं, ना कि सीवी रमन। सीवी रमन की जगह कौन हो जाएगा, दीपक धर पहले हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक, बोल्ट्जमैन पदक को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स IUPAP यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकीय भौतिकी पर आयोग द्वारा आरंभ किया गया। ठीक, इस पुरस्कार में ऑस्ट्रेलियाई भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक लुडविग बोल्ट्जमैन के उत्कीर्ण लेख के साथ सोने का पानी चढ़ा हुआ बोल्ट्जमैन पदक दिया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदा के बारे में बात हो रही है। तो जलोढ़ मृदा अगर आप पढ़े हैं तो भांगर पुराने जलोढ़ से बना है और इसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें कंकड़ कहा जाता है। बिल्कुल सही है, भांगर जो है पुराने जलोढ़ से बना होता है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से निर्मित है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है खादर बाढ़ वाले मैदानों में के नए निक्षेप हैं और ये उपजाऊ होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। जो खादर होते हैं बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है और इसलिए ये उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार ये गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। ठीक है, तो हमारा दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है स्टैलेग्माइट कंदराओं की फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, जो स्टैग्मेटाइट होता है वो कंदराओं की फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा है स्टैग्मेटाइट छत से लटके हुए बनते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। क्यों?
क्योंकि स्टेगलेटाइट जो होता है वो विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिमस्तंभ होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे, जैसे ये बर्फ़ की चादर है तो इसमें ऐसे ऐसे जो है लटकते रहेंगे, बर्फ़ के जो है टुकड़े ऐसे लटकते हुए रहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे? स्टैक्टेलाइट कहते हैं। स्टैक्टेलाइट छत से लटकते हुए बनते हैं। ठीक, प्रायः ये आधार पर या तो कंदरा की छत के पास छोटे मोटे होते हैं, अंत के छोर पर पतले होते जाते हैं और ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब स्टैलेग्माइट क्या होता है? स्टैलेग्माइट जो है कंदराओं के फर्श के ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बर्फ़ ऐसे जमी हुई है तो ये ऊपर की ओर ऐसे बढ़ेंगे, नुकीले। ठीक, तो ये हो जाएंगे स्टैग्लेमाइट। ठीक है, ये स्टैग्लेमाइट हो जाएंगे। वास्तव में स्टैग्लेमाइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऊपर से जो है जल बूंद बूंद टपक रहा है, ऐसे ऐसे मान लीजिए ये बूंद बूंद टपक रहा है, तो ये जिस जहाँ पे बूंद टपक रही है वहाँ बनने लगेगा। ठीक, ऐसे जैसे। ठीक, तो ये बनते हैं या स्टैलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। स्टैग्लेमाइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरी नुमा आकार में या समतल में क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टैग्लेमाइट तथा स्टैलेकाइट के मिलने से स्तंभ अथवा कंदरा स्तंभ बनते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों हमारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई शेर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर के बारे में हमें जानना है। पहला है, इसे IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एशियाई शेर, ये हाल ही में चर्चा में रहा है, करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक, एशियाई शेरों को IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में जो है सूचीबद्ध किया गया है। ये जो यहाँ गंभीर रूप से लिखा हुआ है, गंभीर रूप से नहीं, सिर्फ संकटग्रस्त के रूप में जो है सूचीबद्ध किया गया है। लाल सूची में तो है लेकिन सिर्फ संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा है, भारत में यह केवल गुजरात में पाया जाता है। बिल्कुल, एशियाई शेर भारत के सिर्फ गुजरात में पाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि सिम्बा क्या है? सिम्बा का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। सिम्बा का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंस मार्किंग बेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायन। ठीक है, सिम्बा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग एशियाई शेरों की पहचान करने के पैटर्न को अलग करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा तीसरा सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के असैन्य परमाणु समझौतों का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से लाभकारी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत के असैन्य परमाणु समझौते हैं? तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक, तो इसमें किन देशों के साथ भारत के असैन्य परमाणु समझौते हैं? तो इसमें हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और वियतनाम के साथ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और वियतनाम के साथ। ठीक, ऐसे देश कितने हैं जिसके साथ भारत ने इस प्रकार के समझौते किए हैं? तो वो 14 हैं कुल। कितने हैं? 14 हैं। यहाँ 4 दिए गए हैं जो सही हैं। 14 के मैं नाम बता देता हूँ। वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक गणराज्य, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया
रूस, दक्षिण अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम। ठीक है। भारत के असाइन परमाणु समझौतों का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा एल नीनो। एल नीनो पढ़े होंगे। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एल नीनो के बारे में पूछा गया है। ठीक है, एल नीनो के बारे में पूछा गया है, तो एल नीनो के बारे में कौन सा हमारा कथन सही है देख लेते हैं। सही कथन चुनना है तो पहला हमारा कथन है, यह भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन धारा द्वारा प्रतिस्थापित होती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। क्यों? क्योंकि एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा द्वारा प्रतिस्थापित होती है। ठीक, यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। ठीक है, इससे क्या परिणाम होता है? इससे क्या होता है? भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंरचना में विकृति हो जाती है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता देखने को मिलती है, साथ साथ प्लवक की मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। ठीक, याद रखिएगा। तो पहला हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा है, एल नीनो की घटना के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन में देरी होती है। तो बिल्कुल सही है दूसरा भी, क्योंकि भारत के मानसून में लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग किया जाता है। एल नीनो की घटना के कारण वर्ष 1990 से 91, 1998, 2006 से 2007 और 2015 से 16 में देश के अधिकांश भागों में मानसून के आगमन में देरी हुई अथवा यह पूर्ण रूप से विफल हो गया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 जून को जो है आता है हमारा जो है मानसून आता है, लेकिन लेट हो जाता है, जैसे इस साल भी लेट हो गया था। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्यूरोशियो धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्यूरोशियो धारा के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्यूरोशियो धारा के बारे में है तो कौन सा कथन सही है? पहला है, यह जापान के तट से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। गलत स्टेटमेंट है। यह जो है क्यूरोशियो धारा फिलीपींस और ताइवान के पूर्वी तट से प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है? फिलीपींस और ताइवान के पूर्वी तट से प्रारंभ होती है और जापान के उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? जापान के उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जहाँ से यह उत्तरी प्रशांत धारा के पूर्वी प्रवाह के साथ मिल जाती है। ठीक है, किसमें मिल जाती है? उत्तरी प्रशांत धारा के पूर्वी प्रवाह के साथ मिल जाती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा है, यह उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराओं की चक्र गति गायर का एक भाग है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। क्यूरोशियो धारा जो होती है वह उत्तरी प्रशांत महासागर के उपोष्ण कटिबंधीय गायर की उष्ण पश्चिमी धारा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 25 प्रश्न। 25 प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। तो तीसरे का ये पहला पार्ट था। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।